हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो मंडे टू फ्राइडे सेट प्रैक्टिस चलता है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी पीडीएफ होता है सभी आपको टेलीग्राम में ही डाला जाता है। वह शाम का होमवर्क हो, लाइव सेशन का या लाइव और यह सेट प्रैक्टिस का हो, सभी का आपको टेलीग्राम में ही पीडीएफ मिलेगा। अभी 18वां नंबर पीडीएफ है जो टेलीग्राम में डाल दिया गया और इसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप यहां से मिलाएंगे और कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। इसमें जो 50 क्वेश्चन रहता है यह अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहता है। बिहार दरोगा के पैटर्न पर आधारित इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया गया है। जैसे आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने की संभावना रहेगी, अगर जून में फॉर्म आएगा तो उस समय तक क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में 60 से 70 क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी टेस्ट से आएगा। ये आप कभी मत सोचिएगा कि मैं 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 50 क्वेश्चन के साथ आपको चारों ऑप्शन का डिस्कशन बताता हूँ, यानी कि एक सेट में 200 क्वेश्चन आप सीखते हैं। तो ऐसा अगर सप्ताह में 5 दिन करते हैं तो आपको 1000 क्वेश्चन हो जाएगा और महीना में 4 सप्ताह होता है तो 4000 क्वेश्चन का कलेक्शन एक मंथ में होगा। और शाम को लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट हो। और सप्ताह में संडे को स्पेशल इसी सेट के 5 को रिवीजन भी करा दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इन सभी को आप लोग ज़रूर फॉलो करते होंगे। और जो लोग भी चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को और शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ जाए। और वीडियो कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। और किसी भी सेट को बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप सेट बना लिए उसका और रख दिए, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब तक उसका अच्छा से आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सेट मारिए, उसका अच्छा से डिस्कशन कीजिए और जो बात आप नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर ऑप्शन के बगल में लिख लीजिए और पीडीएफ आप लोग ज़रूर निकालिएगा। तो आइए आज का सेट नंबर 18 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्या नहीं कहता है। एक एक करके 50 क्वेश्चन देखेंगे और सभी के ऑप्शन भी साथ में देखते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत में निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा केप कोमोरिन के मध्य में है? कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य में है तो मलाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और कोकण तट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कोरोमंडल तट है वह कृष्णा और डेल्टा के बीच है। मलाबार तट की बात करें तो यह आपको केरल में है। कहाँ है? केरल में। और कोंकण तट में गोवा और मुंबई है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत के सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत के सर्वाधिक जो आबादी वाला द्वीप है वह कौन सा है? साल्ट सेट, माजुली, लक्षद्वीप और अंडमान 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए यानी कि सालसेट है। माजुली द्वीप की बात करें तो यह असम में है। असम के जोरहट जिला में पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर यह है। क्वेश्चन नंबर 3। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, भागीरथी, पद्मा और जमुना। तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। मेघना की बात करें तो गंगा और जमुना के जो संयुक्त धारा होता है इसे मेघना कहा जाता है। और जमुना की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है। फॉन जो है यह स्विट्जरलैंड, यह आपको बिल्कुल सही है। बोरा की बात करें तो यह आपको इटली, ये भी सही है। और मिस्टल की बात करें तो यह आपको अर्जेंटीना नहीं, यह स्पेन हो जाएगा। यही गलत है, गलत को चुनना था तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है और खाली मिस्र में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर कीजिए। मतलब 4 ग्रह दिया है, बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि। इसको क्या कहता है कि घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा।
और उसके बाद बात करें तो आपको शनि हो जाएगा, उसके बाद बात करें तो यूरेनस हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, पृथ्वी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4, 2 और 3। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति के आपको 92 उपग्रह है और शनि का 82 उपग्रह है। ये भी बात आप जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। कौन सा जो भारतीय राज्य है वह कर्क रेखा के उत्तर में है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड और मणिपुर। तो उत्तर में कौन सा है, जब मैप आप देखिएगा ना तो उत्तर में मणिपुर है। और मैप का आपको ज्ञान होना चाहिए, जब तक आपको मैप का अच्छा से ज्ञान नहीं होगा भारत और वर्ल्ड का, तब तक आपको कुछ फायदा नहीं होगा। मैप जानिएगा तो आपको ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगा। कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह सभी जो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 7, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। लद्दाख और पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम और लद्दाख, वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल। तो किन 2 श्रेणियों के बीच में है, इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। एक तरफ बंदरगाह है और दूसरी तरफ राज्य है। तो जवाहरलाल नेहरू INPT, जो जवाहरलाल नेहरू INPT है तो यह आपको कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। एन्नौर की बात करें तो एन्नौर आपको कहाँ पे है, तो एन्नौर हो गया उड़ीसा में। मर्मोगोवा गोवा में। और प्रादीपीय की बात करें तो प्रादीपीय हो गया तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। 4, 2, 3 और 1। आइए ऑप्शन देखते हैं। 4, 2, 3, 1, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मिलाने वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम द्वितीय, जयचंद्र और कुमारपाल। तो किसने हराया था, तो यह आपको बघेल द्वितीय ने हराया था। चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में, वो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत किया था। सल्तनत काल में अमीर खुसरो, सुल्तान फिरोज शाह, इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी। तो यह किसके द्वारा किया गया था, यह बात पूछा गया। तो यह आपको इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, इब्न बतूता। अमीर खुसरो की बात करें तो तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 11, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम प्रथम जो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन का संबंध किससे है। RC मजूमदार से है, SN सिंह से है, ताराचंद्र से है और BD सावरकर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि यह RC मजूमदार से है, अंबिका चरण मजूमदार। SN सेन की बात करें तो यह 1857 के क्रांति जो पुस्तक था इसका लेखक थे और अभिनव भारत के संस्थापक BD सावरकर थे। क्वेश्चन नंबर 12, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। सावरकर के साथ है, अजीत सिंह के साथ है, प्रफुल्ल चौकी के साथ है और बिपिन चंद्रपाल के साथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि प्रफुल्ल चौकी के साथ है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। अष्ट जो दिग्गज थे वह कौन थे। 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 प्रधान थे और 8 महान सेनापति थे। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 8 तेलुगु कवि थे। और अष्ट प्रधान की बात करें तो यह शिवाजी में थे, अष्ट प्रधान शिवाजी में थे।
14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आइए स्टेटमेंट है, थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने किस विषय में निम्नलिखित कथनों का असत्य है, मतलब यह कौन सा कथन है जो कि इनके विषय में असत्य है, मतलब पूछा गया कौन सा गलत है। पहले भारतीय थे जो कि एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो यह आपको बिल्कुल सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया था, यह भी आपको सही है। तो बचा आपको ऑप्शन डी, तो वह आपको गलत होना ही है। उन्होंने 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, तो नहीं, उन्होंने कांग्रेस के मात्र 3 बार अध्यक्षता किया है, 1886 में, 1893 में और 1906 में। यही 3 बार उन्होंने कांग्रेस की स्थापना अध्यक्षता किया है। तो गलत को पूछा गया था, गलत आपको ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? कौन सा जो नेता था वो असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? M.A. अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खां। तो कौन नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था यह नहीं था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1930 में सितंबर में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिम सरकार जो 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य में सम्मिलित थे, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जो था वह मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और आगे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली, गजाफर अली खां और रफ़ी अहमद किदवई। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन डी जो है यही इसका सदस्य नहीं था, रफ़ी अहमद किदवई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? मतलब किसने जो था वो गांधी के राजनीतिक आंदोलन को फिरौती कहा था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिन लिथगो, यहाँ लिथगो हो जाएगा, लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो और कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें तो इनका शासनकाल 1919 तक में था। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल बात करें तो लॉर्ड वेवेल का शासनकाल 1945 में था, 14 जून 1945। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो घटना है वह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ है? तो कौन सा घटना है जो कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ है? तो देखेंगे साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन हुआ था यह आपको 1928 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह आपको 1930 में हुआ था, अभी चर्चा किया है। और सरदा अधिनियम भी आपको 1930 में हुआ था। बचा मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह आपको 1921 में हुआ था केरल में। तो मोपला विद्रोह के समय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो इसमें कौन पूछा गया है? तो इरविन के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी सारा जो घटना हुआ है वह इरविन के ही शासनकाल में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किया था वह कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया है, 1929 में, 1936 में और 1937 में। महात्मा गांधी मात्र 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो 1940 से लेकर 45 तक थे। क्वेश्चन नंबर 20, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य को दर्शाया है? चनहुद्रो,
कालीबंगा, धौलावीरा और रंगपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रंगपुर और लोथल। रंगपुर और लोथल जो है यहाँ से चावल के साक्ष्य मिला है। और चंद्रहुद्रों की बात करें तो यहाँ से जो लिपस्टिक लड़की सब लगाती है, यह साक्ष्य मिला है चंद्रहुद्रों से लिपस्टिक का। कालीबंगा से बात करें तो जूते हुए हल का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। और धौलावीरा से उन्नत जल का प्रबंध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है मिलान करने वाला है। आइए मिलान करते हैं, देखते हैं। एक तरफ राजवंश है और दूसरे तरफ उसकी राजधानी है। तो सबसे पहले जो आपको याद रहना चाहिए वो उसको मिला लीजिए। यादव वंश के देवगिरी हो जाएगा, काकतीय वंश के वारंगल हो जाएगा। काकतीय वंश जो है इसका वारंगल हो जाएगा। पांडव वंश के कहाँ हो जाएगा? मदुरई। और पल्लव का हो जाएगा कांचीपुरम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। आइए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है 2, 3, 4 और 1। तो 2, 3, 4 और 1, यानी कि ऑप्शन जो बी है यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? व्यापक पैमाने पर पुष्यमित्र शुंग, मीनांडर, भीम कटफिसेस और गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इसका आंसर हो जाएगा भीम कटफिसेस ने सबसे व्यापक रूप में किया था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, यहाँ भंग हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है, मिलान करेंगे। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिया है और दूसरे तरफ उसका विषय दिया है। आइए मिलाते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक वित्तीय विवरण का जो बात है यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 112 में है। दूसरा बी जो है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, यह बात अनुच्छेद 115 में है। विनियोग विधेयक की बात करें तो विनियोग विधेयक 114 में है। और धन विधेयक की परिभाषा की बात करें तो 110 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1। आइए देखते हैं किसमें 2, 3, 2, 2, 4। देखते हैं, फिर से मिलाते हैं इसको। डी का तो 4 हो जाएगा, डी का तो 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मिलाने वाला में थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत मोबाइल में। वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर किसी वित्त विधेयक को राज्यपाल के विधायक को पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है? 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 3 सप्ताह के लिए। और ऑप्शन डी की बात करें तो इसका कोई भी सीमा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका कोई भी सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 38वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसी में इस बात को कहा गया था। और 41वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी आपको 1976 में हुआ था। इसमें संघ जो राज्य लोक सेवा आयोग के आयु की सीमा जो है 60 से 62 किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो चारों संविधान संशोधन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र से नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। तो वह जो है ना राजनीतिक में प्रधानमंत्री का चुनाव करना। तो आप कभी भी नहीं सुने होंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। आप सुने होंगे कि लोकसभा का चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। यही गलत है, गलत को चुनना था। और आगे ऑप्शन देख लेते हैं, आगे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो आगे ऑप्शन दिया है
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल चुनाव आयोग कराता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये भी चुनाव आयोग का काम है, लेकिन राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना ये भी आपको चुनाव आयोग का कार्य है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा काफ़ी बड़ा है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यह आपको बिल्कुल सही है। उसके बाद है वह एक उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं। तो यह किसके, विधानसभा के प्रति, विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णय एवं राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए सभी विधान से राज्यपाल को अवगत कराने की अनिवार्यता है, ये भी आपको सही है। आइए 4 नंबर देखते हैं। यदि राज्यपाल चाहे तो उसे निर्णय के बारे में भी राज्यपाल को अवगत कराने की अनिवार्यता है जो कि किसी मंत्री के द्वारा लिया गया तथा पूरी मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है, लेकिन 2 इसमें गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया है? 1978 में, 1976 में, 1975 में और 1979 में। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया है और मौलिक कर्तव्य का बात 4 के ए में है, भाग में, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है, रूस के संविधान से लिया गया है। 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था जो कि भारत का 22वां राज्य था और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को दर्जा दिया गया था। 1978 की बात करें तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए ऑप्शन काफ़ी कम्प्लीटेड बना दिया गया है। जुलाई 1980 में, जुलाई 1969 में, मार्च 1980 में और मार्च 1969 में। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था जुलाई 1969 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और जुलाई में जो 1906 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो भी उस समय भी इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। तो कांग्रेस के सरकार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता था, लेकिन बीजेपी के सरकार में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। देखिए अंतर कितना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट, TNT, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और TNG। तो पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है नहीं है और बाकी तीनों आपको है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन जो भी मैं पूछता हूँ उसमें नहीं रहता है, इसको अच्छा से आप जरूर पढ़िएगा, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। लैक्टोज खट्टा दूध में नहीं, यही आपको नहीं है। फॉर्मिकम लाल चिट्टी में बिल्कुल सही आंसर। कार्बोनिकम सोडा वाटर ये भी सही है। टार्टरिक अंगूर और इमली में पाया जाता है और दूध में लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वत से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो कौन सा गैस निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि SO2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 33, अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता जो है इसका लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता और अनंत पारगम्यता। तो अति चालकता का लक्षण क्या है यह पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि उच्च पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 34, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य के त्वचा की धूप तीव्रता के कारण होती है, यह क्या कहलाती है? दृश्य विकिरण, पारावैंगनी किरण, अवरक्त विकिरण और सूक्ष्म तरंग विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा पारावैंगनी किरण। पारावैंगनी किरण का खोज रिटर ने किया था। दृश्य किरण का खोज हर्शेल ने किया था और रक्त किरण का प्रयोग किया जाता है टीवी के रिमोट में। क्वेश्चन नंबर 35, मानव के शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है।
ब्रिक के ब्रिकीय नलिकाओं में, यकृत के यकृतीय कोशिकाओं में। दूसरा है यकृत के यकृतीय कोशिकाओं में। तीसरा है बृहदांत में। और चौथा है अग्नाशय वाहिनी में। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें सही को चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4 और ऑप्शन डी की बात करें तो केवल 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 जो है सही है और बाकी 2 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, जीन के भीतर उत्परिवर्तन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जीन के भीतर जो होता है उत्परिवर्तन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन यह पूछा गया है। प्रजनन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन और संयोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मलेरिया का है, फाइलेरिया का है, रिंग वर्म या दाद का है और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि फाइलेरिया का है। इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है यह बिना तार का है। गिटार है, सितार है, ट्रम्पेट है और वायलिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रम्पेट है, ऑप्शन सी। गिटार की बात करें तो डाल्टन का संबंध जो है ना यह गिटार से है। सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। और वायलिन की बात करें तो वेंकट रमन स्वामी नायडू का संबंध जो है यह आपको वायलिन से है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया था? सिडनी में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में और बीजिंग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि न्यूयॉर्क में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और जापान की राजधानी टोक्यो है। और भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा नरक में शासन कर रहे, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, हिटलर का है, मिल्टन का है और स्टालिन का है। तो यह कथन जो है ना यह आपको मिल्टन का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 41। पसीना शरीर को ठंडा करती है क्यों? त्वचा पर पानी की मौजूदगी से, पानी विशिष्ट ऊष्मा के उच्च होती है और पानी ऊष्मा का हिम चलकता है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग बी है, ठीक, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हो जाएगा, यानी कि उनके संतान का कौन सा रक्त होगा? ए होगा, बी होगा, ओ होगा, ए बी होगा और ऑप्शन डी बी होगा, ए बी होगा अथवा ओ होगा। तो बताइए उसका कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ। सर्वदाता ए बी होता है और सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही की बात करें तो ए बी होता है। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था और रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? प्रमस्तिष्क में है, अनुमस्तिष्क में है, कशेरुक रज्जु में है और तंत्रिका कोशिका में है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो यह आपको कशेरुक रज्जु में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? तो लॉस एंजल्स में,
लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, न्यूयॉर्क में और रूस में। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि लुसाने के स्विट्ज़रलैंड में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन से है, टेनिस से है, शतरंज से है और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है वह आपको बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से है। सही आंसर आपको ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है वह कैसा होता है? काला होता है, लाल होता है, बैंगनी होता है और नारंगी होता है। तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन कलर होता है ऑरेंज। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसे सिग्नल में यूज भी किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? वायुसेना में 7 मुख्यालय हैं और 7 मुख्यालय को आपको याद होना चाहिए। इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे थल सेना का भी 7 है और नौसेना का 3 है। तो आइए देखते हैं कि मेंटेनेंस कहाँ है। शिलांग है, नागपुर में है, बेंगलुरु में है और गांधीनगर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि गांधीनगर में है। शिलांग की बात करें तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय है और बेंगलुरु की बात करें तो ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है और गांधीनगर दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से विश्व का प्रमुख जलडमरू मध्य का सही मिलान नहीं है? कौन सा सही जो मिलान है वह नहीं है? तो पाक जलडमरू जो है यह बंगाल के खाड़ी और अरब सागर, यह आपको बिल्कुल सही है। डोबर जलडमरू मध्य की बात करें तो उत्तरी सागर एवं अटलांटिक, यह भी आपको सही है। फ्लोरिडा की बात करें तो यह है जो मैक्सिको की खाड़ी और आर्कटिक। और जिब्राल्टर जमरू की बात करें तो यही आपको गलत है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक नहीं होगा, यहाँ पर आर्कटिक होगा, आर्कटिक होगा, अटलांटिक नहीं आर्कटिक होगा। तो गलत को चुनना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, जुरासिक पार्क निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? जुरासिक पार्क जो है पुस्तक, यह किसके द्वारा लिखा गया था? स्कॉट रीड के द्वारा, माइकल के द्वारा, जेम्स हैरियट के द्वारा और लुइस फिशर के द्वारा। तो यह जो लिखा गया था माइकल क्रिस्टनट, यहाँ पर क्रिस्टनट छूट गया है, क्रिस्टनट जो लिखा था यह बुक जुरासिक पार्क लिखा था। आइए क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि सेट नंबर 18 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ है देश के नाम और दूसरी तरफ है राजधानी, इसमें सही मिलान करना है और सही मिलान करके आंसर को टिक आउट करना है। आइए मिलाते हैं, आइए आगे मिला लेते हैं, उसके बाद आंसर देख लेंगे। बहरीन जो है ना, बहरीन का राजधानी है मनामा। तंजानिया की बात करें तो विंड हॉक इसका राजधानी है। वही सोमालिया की बात करें तो सोमालिया का राजधानी हो जाएगा आपको मोगाडिशु और बचा नाइजीरिया के डोडोमा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3। देखते हैं कि ऑप्शन किस में है। 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मिलाने वाला में ऊपर कुछ मिला देते हैं, नीचे देखते में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग ऊपर जो मिलाते हैं वह सही है और नीचे भी आंसर जो मिलाया गया है यह सही है। तो इस तरह आज मैं 50 क्वेश्चन के सेट नंबर 18 का डिस्कशन आप लोगों के सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही यह महत्वपूर्ण साबित होगा सेट।
तो मैं आशा करता हूं कि इस सेट को आप लोग ज़रूर निकालते होंगे और बनाते होंगे और यूट्यूब के माध्यम से इसका डिस्कशन ज़रूर आप लोग मिलाइएगा और कितना स्कोर आ रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और सप्ताह में जो यह 5 दिन चलता है, पाँचों सेट का संडे को स्पेशल क्लास लाइव ग्रुप डिस्कशन में इसका रिवीजन करा दिया जाता है, ऑप्शन के साथ चारों ऑप्शन को बताकर। तो आप लोग इसे ज़रूर बना लीजिएगा और PDF जरूर निकालिएगा और शाम को लाइव सेशन में 6:30 बजे जरूर जुड़िएगा। उसका होमवर्क टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।